नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदिजाति महासम्मेलन में शामिल हुए, कहा दाहोद मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा। प्रधानमंत्री कल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण तथा एक्ट ईस्ट नीति के लिए वियतनाम को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। वियतनाम के नेताओं के साथ रक्षा साझेदारी पर बातचीत की। भारत और फिनलैंड ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 कल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उत्सव आज से नई दिल्ली के लाल किले पर शुरू। गृहमंत्री अमित शाह इस भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में पंजाब ने राजस्थान को हराया। केरल और मेघालय का मैच जारी। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें दाहोद में रेल उत्पादन इकाई में 9,000 हॉर्स पावर की विद्युत इंजन विनिर्माण परियोजना शामिल है। श्री मोदी ने 1,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने लगभग 335 करोड़ रुपए लागत की दाहोद स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचमहल और दाहोद जिलों के 10,000 जनजातीय लोगों को 120 करोड़ रुपए राशि की सुविधाएं दी गई हैं। श्री मोदी ने 66 किलोवाट घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत भवनों और आंगनवाड़ियों का उद्घाटन भी किया। श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 550 करोड़ रुपए राशि की राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य की जल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाएं, लगभग 175 करोड़ रुपए मूल्य की दाहोद स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं, दुधिमत नदी परियोजना से संबंधित कार्य और अन्य परियोजनाओं के अलावा घोड़िया में गेटको सब स्टेशन शामिल है। बाद में प्रधानमंत्री ने आज दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दाहोद मेक इन इंडिया का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पानी के इस प्रोजेक्ट से दाहोद के सैकड़ों गांवों की माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। इस पूरे क्षेत्र की आकांक्षा से जुड़ा एक और बड़ा काम आज शुरू हुआ है। दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी, वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी। अब दाहोद में, परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवा हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकती है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर आधारित आरोग्य केंद्र अत्यधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। श्री मोदी ने भारतीय वीजा के लिए एक नई श्रेणी आयुष वीजा की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनाम गैब्रियासिस भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। श्री मोदी ने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट
और आयुष सॉफ्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहले ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत इतनी जल्दी कोविड वैक्सीन को विकसित कर लेगा। उन्होंने कहा कि आयुष भविष्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करेगा। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विशेष आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है। ये भारत में बने उच्च गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों पर लागू होगा। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिए जाएंगे। लोक सेवा दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 2 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक प्रशासन में पहले उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार अधिकारी के व्यक्तिगत कार्य पर आधारित होते थे, लेकिन अब ये पुरस्कार अलग अलग जिलों के प्रमुख कार्यक्रम के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि वियतनाम भारत के सबसे करीबी साझेदारों में से एक है और इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और वियतनाम को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग के साथ अपनी बातचीत के दौरान श्री बिरला ने कहा कि भारत और वियतनाम जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास, स्वास्थ्य की देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग का और विस्तार कर सकते हैं। वियतनाम की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने श्री ट्रोंग से मुलाकात की। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन रक्षा संबंधों का भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में बोलते हुए श्री बिरला ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और वियतनाम विश्वसनीय और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज नई दिल्ली में फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मिका लेंटेला के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत G20 देशों में से अकेला देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए काम कर रहा है। श्री सिंह ने फिनलैंड के व्यापार और उद्योग क्षेत्र से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। दोनों मंत्रियों ने विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों से सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। फिनलैंड की ओर से कुशल हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया उत्पादन, इसके भंडारण, परिवहन क्षेत्र में इनके उपयोग,
बैटरियों के रिसाइकलिंग और स्मार्ट मीटरिंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की रुचि व्यक्त की है। प्रशिक्षण महानिदेशालय स्किल इंडिया के सहयोग से कल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का लक्ष्य है। आयोजन में देश भर के 4000 से अधिक संगठनों की भागीदारी रहेगी, जो 30 से अधिक क्षेत्रों जैसे बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव क्षेत्र में सक्रिय हैं। इससे इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटिशियन और मैकेनिक सहित 500 से अधिक ट्रेडों में शामिल होने और चयन करने का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कौशल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतुल तिवारी ने बताया कि इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का चयन करने में सहायता करना है। हमने अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज कैंडिडेट को एक दूसरे से मिलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और हमने एडवांस में अपने पोर्टल पे इच्छुक जो कैंडिडेट हैं उनसे और जो इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं उनको हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। और कल मेला में इन दोनों को मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अप्रेंटिसशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो जनरेट हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यंग पॉपुलेशन इस व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी स्किल लेवल को इम्प्रूव कर पाए। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर का आज मुंबई में शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मुंबई के मडगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि ये पनडुब्बी आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। पनडुब्बी का वर्ष के अंत तक व्यापक परीक्षण किया जाएगा। वागशीर पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर में गहरे समुद्र में पाए जाने वाली सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदिजाति महासम्मेलन में शामिल हुए और कहा, दाहोद मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा। प्रधानमंत्री कल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण तथा एक्ट ईस्ट नीति के लिए वियतनाम को एक महत्वपूर्ण साझेदार कहा। वियतनाम के नेताओं के साथ रक्षा साझेदारी पर की बातचीत। भारत और फिनलैंड ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 कल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश गुरु पर्व उत्सव आज से नई दिल्ली के लाल किले में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह इस भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में पंजाब ने राजस्थान को हरा दिया है। केरल और मेघालय का मैच है जारी और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बढ़ते कोविड मरीजों और कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के प्रति सतर्क करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा मिजोरम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने त्वरित और प्रभावशाली कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने और संक्रमण पर नजर रखने की सलाह दी है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 17,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटों में 2,000 से अधिक नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य और विशेष रूप से मुंबई में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी को लेकर दहशत का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। पत्रकारों से बातचीत में श्री टोपे ने कहा कि कल राज्य में 135 नए मामले सामने आए, जिनमें से मुंबई में 85 मामलों की सूचना थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कभी एक दिन में 45,000 मामलों को देखते हुए ये संख्या चिंताजनक नहीं है। श्री टोपे ने कहा कि वर्तमान की बढ़ोतरी को मामूली समझा जाना चाहिए और स्थिति का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का मालदीव का 3 दिन का दौरा आज संपन्न हुआ। अपनी यात्रा के दौरान श्री कुमार ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और रक्षा मंत्री मारिया दीदी से मुलाकात की। एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के पोत सतलेज पर रक्षा मंत्री और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के सम्मेलन में स्वागत समारोह आयोजित किया। आईएनएस सतलेज वर्तमान में मालदीव में हाइड्रोग्राफिक सहयोग पर आशय समझौते के अंतर्गत संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एनपीआरडी 2022 के आयोजन का एक पंजीकरण वेब लिंक तैयार किया है। लिंक को क्लिक करके 24 अप्रैल से शुरू हो रहे आयोजन को लाइव देखा जा सकता है। ये आयोजन प्रदेश के सांबा जिले की पल्ली पंचायत में होगा। कल देश भर में प्रखंड स्तर पर आयोजित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेलों में 3,57,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयोजन में 60,000 से अधिक आभा स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाए गए, 21,000 पीएमजे गोल्डन कार्ड जारी किए गए। इसके अतिरिक्त हजारों लोगों की अत्यधिक तनाव और मधुमेह के लिए जांच की गई। 18 से 22 अप्रैल तक देश के हर जिले में कम से कम एक प्रखंड में कुल 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना उड़ान को नवाचार की श्रेणी के अंतर्गत लोक प्रशासन 2020 में श्रेष्ठता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाधी के नेतृत्व में उड़ान दल को ये पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का 2 दिन का आयोजन आज से लालकिला परिसर में शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यक्रम में शामिल होकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। तेग बहादुर सिमरिए करनों ने दिया वे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभाव से संबंधित जन भागीदारी कार्यक्रम का आज मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजन किया गया। इसका आयोजन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग ने किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य मंत्री जेम्स पी के संगमा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उचित दर की दुकानों और थोक विक्रेताओं ने कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद समय पर लाभार्थियों को अनाज का आवंटन और वितरण सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई भारत सरकार की एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत देश में पहले लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून 2020 में की गई थी, जिसकी बाद में 6 बार अवधि बढ़ाई गई। अंतिम बार इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक की गई। ये योजना कोविड-19 की महामारी के दौरान लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है।
आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1960 में आज के ही दिन हुआ था। बारिसाल में अपनी युवावस्था में पन्नालाल स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे। अपने संगीत सफर के शुरुआती चरण में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसी हस्तियों के संपर्क में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जगाई। महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को मंच प्रस्तुति में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वे भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के प्रणेता माने जाते। पन्नालाल का जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था। पन्नालाल आरंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली और लगनशील थे और विभिन्न स्रोतों से संगीत को आत्मसात करते थे। 1928 में पन्नालाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने जिम्नेजियम ज्वाइन किया और मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और स्टिक फाइटिंग सीखी। जैसे जैसे वे स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक जुड़ते गए, सरकार ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। उन्हें भागकर कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के मित्र और रिश्तेदार अनिल बिस्वास भी अपने राजनीतिक झुकाव के चलते कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल को अपना संगीत कौशल और निखारने का मौका मिला और उन्होंने कई संगीत प्रस्तुतियों में भी सहयोग किया। 1940 में अपने संगीत करियर को और विस्तार देने के लिए वे मुंबई आ गए। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में काम शुरू किया और कुछ लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। आकाशवाणी से नियमित रूप से प्रसारण और समूचे भारत में संगीत उत्सवों में प्रस्तुति से भी उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। एक सच्चे देशभक्त के रूप में पन्नालाल घोष ने 1951 की राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए उद्वेलित कर देने वाली रचनाएं और बांसुरी की तान में पिरोया पार्श्व संगीत दिया। सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है। इस फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक फुटेज ली गई थी। फिल्म के कथानक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के भाषण और बातचीत भी शामिल। पन्नालाल घोष की संगीत विरासत आज भी उनके अनेक शिष्यों में देखी जा सकती है। इस महान राष्ट्रवादी और संगीत विभूति पन्नालाल घोष को हमारा सादर नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के पृथ्वी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में तैनात पृथ्वी सिंह को 1942 में सिंगापुर में जापानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च 1942 को वे स्वेच्छा से इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और बर्मा में मित्र देशों की सेना के खिलाफ लड़े। 1944 में बर्मा में युद्ध भूमि में लड़ते हुए ही वे शहीद हो गए। स्वदेश के इस महान सपूत पृथ्वी सिंह को हमारा नमन। आज हम शहीद मंगरा भगत को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने रांची में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर 15 सितंबर 1942 को पटना कैंप जेल में भेज दिया गया। कारागार में ही 20 अप्रैल 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। महान देशभक्त मंगरा भगत को आकाशवाणी समाचार की ओर से शत शत नमन। आज हम शहीद अहमद यार खां को भी याद कर रहे हैं।
उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। खान उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में तहसीलदार थे। स्वतंत्रता सेनानियों की सरकार में जलालाबाद के नाजिम के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनकारियों की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया और 20 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान राष्ट्रभक्त शहीद अहमद यार खान को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 57,038 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,137 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 76 रुपए 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 52,485 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी 68,145 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $108.50 प्रति बैरल के आसपास रही। आईपीएल में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में पंजाब किंग्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 4 विकेट पर 81 रन बना लिए थे। अंक तालिका में पंजाब 7वें और दिल्ली 8वें नंबर पर है। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के आज हुए ग्रुप ए में पहले मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 4-0 से हराया। पंजाब की ओर से तरुण ने 2 जबकि परमजीत और अमरप्रीत ने 1-1 गोल किया। ग्रुप ए में आज का दूसरा मैच मेघालय और केरल के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक केरल की टीम 1-0 से आगे थी। केरल की टीम अभी तक हुए दोनों मुकाबले जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है और मेघालय दूसरे स्थान पर है। इसी ग्रुप में पंजाब चौथे जबकि राजस्थान अभी तक खेले गए अपने दोनों मुकाबले हारकर 5वें और अंतिम नंबर पर है। 24 अप्रैल से बेंगलुरु में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार तैराकी में प्रतिनिधित्व करने वाले टोक्यो ओलंपियन श्रीहरि नटराज, शूटिंग में मनु भाकर और एथलेटिक्स में दुती चंद के नाम शामिल हैं। खेलों के दूसरे संस्करण के दौरान पहली बार 2 नई प्रतियोगिताओं योगासन और मलखंभ को शामिल किया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल और हल्की बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे। श्रीनगर में गरज के साथ बारिश होगी और लेह और गिलगित को देखें तो आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदिजाति महासम्मेलन में शामिल हुए, कहा दाहोद मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा। प्रधानमंत्री कल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण तथा एक्ट ईस्ट नीति के लिए वियतनाम को महत्वपूर्ण साझीदार बताया। भारत और फिनलैंड ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 कल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश गुरु पर्व उत्सव आज से नई दिल्ली के लाल किला पर शुरू। गृह मंत्री अमित शाह इस भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।